हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों का एनटीपीसी सीबीटी 1 में रिजल्ट नहीं हुआ है वो कृपया करके वीडियो को अभी बंद कर दें, क्योंकि वीडियो में जो आगे मैं बताने वाला हूं हो सकता है इससे आप अपना माथा पीट लेंगे और अपना फ़ोन फोड़ सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश मैं करूँगा कि जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ एनटीपीसी सीबीटी 1 में वो लोग इस वीडियो को न देखें, क्योंकि इससे आपको मेरी बातें बुरी लग सकती हैं और हो सकता है कि आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें, अपना फ़ोन फोड़ लें। तो उससे मैं आपको बचने के लिए पहले ही उपाय बता दूं कि आप इस वीडियो को बंद कर दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। कि आखिर रेलवे हाई पावर जो कमेटी है वो कल अपना रिपोर्ट सौंपेगा और इस रिपोर्ट में क्या होना है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो अश्विनी वैष्णव है हमारे रेलवे मिनिस्टर, उनका जो बहुत सारे चैनल्स हैं उन पर जो इंटरव्यू लिया गया था उसकी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको सुननी चाहिए जिन लोगों ने सीबीटी 1 को पास किया है। क्या कोई टाइमलाइन है जो आपने इस रेलवे भर्ती के लिए रखी है? बतौर रेल मंत्री आप इस पर क्या कहेंगे अश्विनी जी? कोई इसमें प्रश्न नहीं उठता, इतना खींचने की बात ही नहीं है। कहीं कमेटी के सामने एकदम एग्जैक्टली 3 वीक्स का टाइम दिया है, सबके सब लोग अपने पॉइंट्स, अपने कंसर्न्स पेश करें। जो अगला सवाल वो 20 गुना वाले पर था, उसी का मेरा अगला सवाल है छात्रों की तरफ से। उनका ये कहना है सर कि 20 गुना जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसके कंपैरिजन में, उसके सापेक्ष में 20 गुना कैंडिडेट्स की अभी उनको शॉर्टलिस्ट होनी थी, लेकिन वो कह रहे हैं 20 गुना कैंडिडेट्स की जगह 20 गुना रोल नंबर्स हो गए हैं। एक ही व्यक्ति का कई अलग अलग पोस्ट में चयन हो गया है। इस पर आप क्या आश्वासन देंगे छात्रों को कि इसको कैसे आप टैकल करेंगे? देखिए, नियम के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पोस्ट पे शॉर्टलिस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी को बोलूं कि आप अगर ग्रेजुएट है तो 10+2 वाली कैटेगरी में अप्लाई न करें? कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एक फ्रेमवर्क है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उसके हिसाब से डेफिनेटली, बिल्कुल नियम के हिसाब से हर एक लेवल पे एग्जैक्टली 20 टाइम्स लिए गए। अब प्रश्न उठता है कि जो कैंडिडेट, देखिए संख्याएं बहुत बड़ी है, 1,25,00,000 में से अगर 7 लाख शॉर्ट लिस्ट हुए तो बाकी लोगों को लगता है कि काश हमको एक और मौका मिलता, काश हमको थोड़ा सा मौका मिलता। तो हमें इन सब चीज़ों को बैलेंस करके कोई समाधान निकालना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा इसमें कि जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनका भी इंटरेस्ट कहीं पे हैम्पर न हो, और जो बाकी लोग, जो ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस बहुत बड़े नंबर के कारण ग्रीवेंस आज एक जिस तरह से सामने है, तो इसको सॉल्व करने का कोई ना कोई लीगल और फेयर और प्रूडेंट तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसी के लिए इतने सीनियर लोगों की कमेटी बनाई। हमें विश्वास है इसका समाधान निकलेगा। देखिए, एग्जैक्टली रिजल्ट आने के बाद हुआ क्या था। रेलवे ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी इतने उपद्रव को देखते हुए। उसके बाद क्या हुआ कि उस हाई पावर कमेटी के पास आपको 16 फरवरी तक अपने ग्रीवेंसेस दर्ज कराने थे। आपको जो भी कंसर्न थे रेलवे भर्ती के हिसाब से उसको आपको वहाँ पर दर्ज कराने थे, चाहे वो ग्रुप डी के हो या फिर एनटीपीसी का हो। जो भी क्वेरी थी, जो भी एफएक्यू थे वगैरह वगैरह, सब कुछ तो पहले इंटरनेट पर जारी कर ही दिया गया था, लेकिन वो सारा कुछ यहाँ पे जारी कर दिया है कि आप 16 फरवरी तक वहाँ पे जाके ग्रीवेंस दो। और 4 मार्च को, यानी कि कल, जो रेलवे का हाई पावर कमेटी है वो अपना रिपोर्ट सौंपने वाली है। और ये रिपोर्ट बच्चों को थोड़ी ना सौंपा जाएगा, ये रिपोर्ट ऑब्वियसली जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उनको सौंपा जाएगा। तो कल का डेट अब आपके सामने है। आज हो गया 3 मार्च और कल 4 मार्च। 4 मार्च को जो है वो हाई पावर कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगा। और उस रिपोर्ट में मेनली 2 मुद्दे हैं कि एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 है उसका जो रिजल्ट आया है उसको कैसे इस तरह से किया जाए एडजस्ट, ताकि जो बच्चे अपना ग्रीवेंस दर्ज कराए हैं उनको उसमें एडजस्ट किया जा सके, और जो पहले से बच्चे हैं उसमें सेलेक्ट, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी आपने सुन लिया वो अश्विनी वैष्णव ने क्या क्या कहा था। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे ये बातें हैं, आप किसी भी न्यूज़ चैनल से जाकर सुन सकते हैं। मैंने एक क्लिप उठा के आपके लिए बस लगा दिया था। उनका कहना था कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके कोई भी इंटरेस्ट हैम्पर नहीं होने चाहिए, मतलब उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो भाई देखिए, जैसे ही आप बाकी बच्चों को इसमें ऐड करेंगे तो परेशानी तो जो सेलेक्टेड लड़के हैं उनको बढ़ेगी ही। तो फिर से इस जो वैकेंसी है इसको फिर से अधर में लटकाया जा सकता है। इसमें बच्चे हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड जाकर काम कर रहे हैं। तो रेलवे मिनिस्टर ऐसा कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो भी एक पढ़े लिखे इंसान है, वो बाकी मंत्रियों की तरह नहीं है, वो भी आईएएस रह चुके हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा को समझ रहे हैं, और बच्चों की परेशानी को तो बखूबी समझ रहे हैं कि कैसे कैसे उनको आगे लेकर बढ़ना है।
तो बाकी जो मुद्दे थे उसमें क्या था कि आपको ग्रीवेंसेस दर्ज कराने थे ऑनलाइन या ऑफलाइन जाके। बहुत सारे आउटरीच सेंटर खोले गए थे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेशनों पे। उनके बारे में बता दूं कि सबसे ज़्यादा कंसर्न्स कहाँ से दर्ज कराए गए हैं और उन कंसर्न्स पे क्या क्या विचार किया गया है, ये हम लोग आगे भी देखने वाले हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अलग अलग जोन्स में, ठीक है, अलग अलग जोन वाइज उसने आउटरीच सेंटर खोले और साथ साथ बच्चों से 1-to-1 जाके इंटरेक्ट भी किया। अब उस जो मतलब जोन वाइज ये आउटरीच सेंटर खोले गए थे उसका मैं एक डाटा आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें कुल मिला के आप भी जानते हैं कि अलग अलग स्टेशन जो है उन पे भी आउटरीच सेंटर खोले गए थे ताकि बच्चों को दूर ना जाना पड़े। तो इसमें 3 फरवरी तक का डेटा एक सामने आया है, जिसमें पता चला है कि रेलवे ने कहा कि 1,40,440 कंसर्न्स जो हैं वो आए हैं किस माध्यम से, वेब प्रोग्राम के माध्यम से। मतलब जो आपको मतलब आउटरीच सेंटर पे या फिर जो IROMS.com पे भेजना था उसके हिसाब से। और 46,980 ग्रीवेंस जो हैं वो मेल के हिसाब से आए हैं और 9,861 कैंप जो हैं वो जोन वाइज मतलब चलाए जा रहे थे। अब उसमें एक घटना आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि एक आउटरीच सेंटर जो था आपके बिहार में गया में, जहाँ पे एक ट्रेन को भी जलाया गया था, वहाँ पे कहा गया तोड़ फोड़ करने वाले तो हज़ारों आए, लेकिन रेलवे स्टेशन का पर जो आउटरीच काउंटर रहा वो खाली रहा। डर से कैंडिडेट आ ही नहीं रहा। अब डर से नहीं आ रहे हैं, किसी कैंडिडेट को परेशानी ही नहीं है, ये बात रेलवे को पता ही नहीं चल रही। रेलवे के जो अधिकारी हैं जो गया स्टेशन पे बैठ के आउटरीच सेंटर पे लोगों को कंसर्न जानना चाहते थे, वो लोग काफ़ी हताश दिखे, काफ़ी परेशान दिखे कि भाई बताइए बच्चे यहाँ आके ट्रेन जला गए। जब हमने खोला सेंटर कि आप आके यहाँ पे परेशानी बताइए तो यहाँ पे कोई आने वाला ही नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के बीच परीक्षा, नियुक्ति, पद, मेरिट और रिजल्ट को लेकर पसरे डाउट को क्लियर करने के लिए रेलवे की ओर से गया जंक्शन पर काउंटर लगाए गए हैं, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी उस काउंटर का लाभ अभी तक उठा सका। इस बात से रेलवे काफ़ी मतलब परेशान है कि अभी तक कोई आया क्यों नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे लगभग अपना फैसला तय कर चुका है कि कल क्या होना है। और मेरे उम्मीद से, यदि मेरा ओपिनियन आप जाने तो उसमें रेलवे जो है वो बाकी कैंडिडेट्स को ऐड तभी कर पाएगा जब वैकेंसीज को बढ़ाए। यदि वैकेंसीज उतनी है तो उसको जितने कैंडिडेट सेलेक्ट थे उसको उतना ही रखना पड़ेगा। और बात रहती है ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में आपका CBT 2 हटना ही है, क्योंकि रेलवे जो है वो अपने चाल में खुद ही फंस गया था। रेलवे चाहता ये था कि हम वैकेंसी में जो रिजल्ट है वो ज़्यादा करके दे ताकि बच्चे खुश रहें। क्योंकि एनटीपीसी रिजल्ट देने के बाद रेलवे को ये आ चुका था कि यदि हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कम सेलेक्ट करेंगे तो बच्चे हंगामा कर सकते हैं, इसलिए सबको खुश करने के लिए रिजल्ट ज़्यादा दे दें। इसलिए रेलवे ने सोचा कि मैं CBT 2 भी लूँगा यदि ग्रुप डी में, तो CBT 1 में 15 गुना बच्चों को पास कर दूंगा और उसके बाद फिर CBT 2 लूँगा, उसमें जाके एक कैंडिडेट को निकाल के उसको ज्वाइन कराऊंगा। इससे बच्चे खुश रहे हैं कि चलो भाई 1 लाख में 15 लाख लोगों का रिजल्ट आया, जिसको सुनते वही पास हो जाता है। ये मतलब फैसला लिया था रेलवे ने, लेकिन रेलवे को उसी की गलती उसी पे भारी पड़ गई और जो ग्रुप डी वाले बच्चे थे और एनटीपीसी वाले दोनों मिल करके हंगामा खड़ा कर दिए। लेकिन रेलवे इससे अब पीछे अपना कदम खींचेगा जरूर, वो ग्रुप डी में CBT 2 नहीं कराएगा। लेकिन बात रहती है एनटीपीसी का रिजल्ट का, तो इसमें जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उतने कैंडिडेट सेलेक्ट रहेंगे और इसमें अलग से कैंडिडेट नहीं जोड़े जा सकते। यदि कैंडिडेट जोड़े जाएंगे तो फिर से इस बहाली पे केस हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाएगा। ठीक है, जब आपने अपने नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि हम इतने ही कैंडिडेट को सेलेक्ट करने वाले हैं तो आपको उतने ही करना पड़ेगा। यदि आप उससे आगे बढ़ते हैं तो कैंडिडेट फिर से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। इसलिए रेलवे भी चाहेगा कि हम अगला कोई बवंडर खड़ा न होने दें। और कल का कल तो अब देख ही लेंगे हम लोग, कल जो आपके सामने निकल के आएगा हाई पावर कमेटी का रिपोर्ट और कब डेट जारी किया जाएगा, इन सब के बारे में कल हम लोग को पता चल ही जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली मैं बता दूं कि जितने लोगों का CBT 2 देना है वो लोग इस बात को अपने जहन में बैठा कर रखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपका CBT 2 ले लिया जाएगा। उसके बाद ही ग्रुप डी की परीक्षाएं होंगी, क्योंकि ग्रुप डी की जो परीक्षाएं हैं वो चलने वाली है महीनों, मतलब 2-4-5 महीना। तो इसलिए CBT 2 वालों को रोक के नहीं रखा जाएगा, CBT 2 पहले लेके निपटा दिया जाएगा, उसके बाद ग्रुप डी को लिया जाएगा। जो कि पहले होना था उसको जो पोस्टपोन किया गया, तो फिर से वही चीज़ लागू किया जाएगा। तो आप लोग अपना तैयारी जारी रखेंगे। और आपको यदि कोई सलाह देनी हो, कोई कमेंट करना हो, मुझे गाली देना हो, तो आप इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स बंद करने वाला नहीं हूँ। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।